Hello students, today we'll discuss about metabolism of protein or protein metabolism. आज हम प्रोटीन के उपापचय की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप उपापचय पढ़ चुके हो। उपापचय क्या होता है कि उपापचय कोशिका में संपन्न होने वाली एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें अनेक रासायनिक क्रियाएं एवं ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। अनेक रासायनिक क्रियाएं एवं ऊर्जा परिवर्तन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। उपापचय के अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो होता है अपचय, दूसरा होता है उपचय। ठीक है। अपचय के अंतर्गत जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जटिल एवं बड़े भोज्य पदार्थ होते हैं, उनका अपघटन छोटे एवं सरल भोज्य पदार्थों में होता है, उसे हम अपचय कहते हैं, यानी कैटाबॉलिज्म कहते हैं। पढ़ चुके हो आप। जबकि वह प्रक्रिया जिसके दौरान सरल एवं छोटे भोज्य पदार्थों से जटिल भोज्य पदार्थों का संश्लेषण होता है, उपचय कहलाती है। इस दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसी प्रकार प्रोटीन्स का उपापचय होता है, जिसमें सबसे पहले प्रोटीन सरल अणुओं में टूटती है। अर्थात प्रोटीन्स का सरल अणुओं में टूटना और टूट करके ऊर्जा का प्राप्त होना क्या कहलाता है? प्रोटीन का उपापचय कहलाता है। जैसा कि आपने देखा, कार्बोहाइड्रेट का जब अपचय होता है या पाचन होता है, तो इनके पाचन के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद के रूप में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती थी। आपने रिएक्शन देखी थी, जब ग्लूकोज का हम अपघटन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। परंतु जब प्रोटीन का उपापचय होता है ना, तो प्रोटीन के उपापचय के फलस्वरूप मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होती है? अमोनिया गैस बनती है। इसके साथ साथ ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। और क्या प्राप्त होती है? अमोनिया। चूंकि अमोनिया बहुत जहरीली गैस होती है, जिसको शरीर में ज्यादा समय तक नहीं रख सकते, इसलिए इसको शरीर से बाहर निकालना होता है और बाहर इसको या तो यूरिया के रूप में या फिर नाइट्रोजन के अन्य यौगिकों के रूप में निकाला जाता है। ठीक है, इसे उत्सर्जन कहते हैं अपन। तो जो प्रोटीन का उपापचय होता है, प्रोटीन के उपापचय के फलस्वरूप प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में विभक्त होती है, छोटे छोटे नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में विभक्त होती है, जिसे प्रोटीन का उपापचय कहते हैं। इस उपापचय को हम कई उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यदि बात करें हम कि ग्लाइसिन का उपापचय किस प्रकार होगा। ग्लाइसिन का उपापचय, ग्लाइसिन क्या है? आपने पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, यानी अनिवार्य अमीनो अम्ल और अनअनिवार्य अमीनो अम्ल। तो जो ग्लाइसिन है नॉन एसेंशियल है। कैसा है? नॉन एसेंशियल है। यह नॉन एसेंशियल होते हुए भी, यह नॉन एसेंशियल होते हुए भी क्या काम करता है? हीम के संश्लेषण में सहायक होता है। किस किस्म में सहायक होता है? ग्लाइसिन हीम के संश्लेषण में सहायक होता है। इसके साथ ही यह क्रिएटिन जो प्रोटीन होती है, उस क्रिएटिन प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है। ग्लाइसिन जब का उपापचय होगा तो ग्लाइसिन क्या है? एक अनिवार्य अमीनो अम्ल है,
फिर भी ये किस किस में भाग लेता है, हीम के संश्लेषण में भाग लेता है, क्रिएटिन के संश्लेषण में भाग लेता है। इसके अलावा यह बेंजोइक अम्ल को, जो बेंजोइक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल को हेपोरिक अम्ल में बदल देता है। जो एक ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन बेंजोइक अम्ल को, बेंजोइक अम्ल प्लस ग्लाइसिन किसमें बदल देता है, हेपोरिक अम्ल में, हेपोरिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। इसके अलावा जो ग्लाइसिन होता है फार्मिक अम्ल के अणुओं के साथ क्रिया करके, ग्लाइसिन फार्मिक अम्ल के अणुओं के साथ क्रिया करके सीरीन का संश्लेषण करता है। सीरीन भी क्या है, एक अमीनो अम्ल होता है। तो इस तरह से इसके कार्य होते हैं। इसका जो उपापचय होता है वह उपापचय ग्लाइसिन ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। क्योंकि उपापचय जो होता है भोज्य पदार्थों का किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अर्थात ऑक्सीकरण होगा। तो ग्लाइसिन क्या है, NH2 CH2 COOH, ये क्या है, ग्लाइसिन है। यह ग्लाइसिन ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में, ग्लाइसिन ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी। और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगी, इससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन कर्व निकलेगा। हाइड्रोजन कर्व निकलेगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति क्या होगा, ऑक्सीजन आ रही है तो ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हाइड्रोजन कर्व निकलेगा, और हाइड्रोजन कर्व निकलेगा तो एक अणु यहाँ से निकल जाएगा एमिनो समूह के पास से, तो ये ले जाएगा NH, और एक हाइड्रोजन निकलेगा अल्फा कार्बन से, ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, अल्फा कार्बन से एक निकल जाएगा, यहाँ पे केवल कितना H रह जाएगा, एक रह जाएगा, और COOH। तो इसकी संयोजकता किस तरह से पूरी जाएगी, डबल बॉन्ड से ये बन जाता है। जब ग्लाइसिन ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में उपापचय होता है तो किसका निर्माण होता है, जो इमिनो समूह है NH, इसको हम क्या बोलेंगे, इमिनो। और ये क्या है, यहाँ पे एमिनो है, ये क्या है, एमिनो। इसको अगर हम IUPAC पद्धति के अनुसार नामकरण करें तो ग्लाइसिन का नामकरण क्या होगा, अल्फा एमिनो। अल्फा एमिनो है, अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा एमिनो एसिटिक अम्ल, क्योंकि दो है ना इसमें, तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कर्व निकल चुका है तो एमिनो किसमें परिवर्तित हो गया, अल्फा एमिनो में परिवर्तित हो गया, NH बन गया अल्फा एमिनो। तो इसको अल्फा एमिनो एसिटिक अम्ल किसमें बदल गया, अल्फा एमिनो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो गया, अल्फा एमिनो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यह अल्फा एमिनो एसिटिक अम्ल पुनः जल की उपस्थिति में, पुनः से जल की उपस्थिति में किसका निर्माण कर लेता है, डाइऑक्सिलेट का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, डाइऑक्सिलेट का निर्माण कर लेता है, और अमोनिया इससे बाहर निकल जाती है। तो किस तरह से डाइऑक्सिलेज का निर्माण होता है, देखिए CH2 COOH प्लस NH3, ये अमोनिया उपापचय के फलस्वरूप, हमने बताया आपको कि जब प्रोटीन का उपापचय होता है तो प्रोटीन के उपापचय के फलस्वरूप विषैली गैस अमोनिया बनती है। जो अमोनिया बन गई यहाँ पे उपापचय के फलस्वरूप, और क्या बन गया, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया या डाइऑक्जेलिक अम्ल बन गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइऑक्जेलिक अम्ल भी कह सकते हैं।
यह डाइऑक्जेलिक अम्ल आगे चल के पायरुविक अम्ल बना सकता है और पायरुविक अम्ल बनके क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाएगा। पायरुविक अम्ल ऑक्सीकार्यविक कार्बोक्सिलीकरण के फलस्वरूप एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण करेगा और क्रेब्स चक्र में प्रवेश करके ऊर्जा निर्मित करता है। तो ये डाइऑक्जेलिक अम्ल बन गया। यदि इस डाइऑक्जेलिक अम्ल का हम क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें, क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें, तो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या बन जाएगा, इस तरह की संरचना बन जाएगी। डाइऑक्जेलिक अम्ल का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बन गया, डाइऑक्जेलिक बन जाएगा। अथवा क्या बन सकता है, अथवा इससे CO2 बाहर निकल सकती है, विकार्बोक्सीकरण भी हो सकता है और CO2 बाहर निकल जाएगी तो क्या बनेगा, कार्बनिक अम्ल बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। तो इस तरह से इसका ग्लाइसिन का अपघटन हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य और भी ऐसी एमिनो एसिड्स होती हैं जिनका उपापचय होता है। जैसे बात की जाए कि एक आती है हाइड्रोक्सीप्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन और प्रोलिन एवं प्रोलिन। ये दोनों ही जो होती हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल होती हैं। हाइड्रोक्सीप्रोलिन और प्रोलिन दोनों ही किस प्रकार के अमीनो एसिड हैं, नॉन एसेंशियल हैं, जिनका संश्लेषण आपने पढ़ा एक ऑर्निथिन चक्र पढ़ा, उस ऑर्निथिन चक्र के दौरान ग्लूटामिक अम्ल से होता है इनका। जो हाइड्रोक्सीप्रोलिन है और प्रोलिन है, इनका संश्लेषण किसके द्वारा होता है, ऑर्निथिन चक्र में जब ग्लूटामिक अम्ल के द्वारा इसका संश्लेषण होता है। ठीक है, जब हाइड्रोक्सीप्रोलिन की ना, यदि हाइड्रोक्सीप्रोलिन की मात्रा अधिक हो जाती है, इस हाइड्रोक्सीप्रोलिन की मात्रा जब रुधिर और मूत्र में अधिक हो जाती है तो उस अवस्था को बोलते हैं मेरफान सिंड्रोम। मेरफान सिंड्रोम कब हो जाता है, जब हाइड्रोक्सीप्रोलिन की मात्रा रुधिर और मूत्र में अधिक हो जाती है तो उस अवस्था को बोलते हैं मेरफान सिंड्रोम कहते हैं। तो इस तरह से और भी है, जैसे एलानिन है, फेनिल एलानिन है, इत्यादि सभी का उपापचय हो जाता है और उपापचय के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है, अमोनिया बनती है और उनसे क्या प्राप्त हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। और उन कार्बोक्सिलिक अम्लों से ऊर्जा की प्राप्ति संभव हो जाती है। क्योंकि यदि प्रोटीन का उपापचय नहीं हो तो उसके साथ अमीनो समूह उपस्थित रहता है, नाइट्रोजन के यौगिक उपस्थित होते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो जो प्रोटीन होती हैं, उस प्रोटीन से एमिनो समूह का निष्कासन करना आवश्यक होता है। तो निष्कासन, जो एमिनो समूह का निष्कासन होता है वो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप होता है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होता है। तो अब हमें पढ़ना है प्रोटीन का अपचय। जो उपापचय होता है, उपापचय में दो घटनाएं होती हैं, एक तो अपचय और दूसरी होती है उपचय। तो अब हमें पढ़ना है उपचय पढ़ना है। उपापचय के अंदर किस चीज को पढ़ना है, अपचय को पढ़ना है। और अपचय में क्या होती है, ऑक्सीकरण की घटनाएं होती हैं। इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन से अमीनो समूह का निष्कासन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो किस तरह से होता है, देखिए कि प्रोटीन जब सरल अणुओं में विभक्त हो जाती है तो उसे प्रोटीन का अपचय कहते हैं और अपचय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये अपचय की जो प्रोटीन में अपचय की घटना होती है
एमिनेशन का मतलब है विअमोनीकरण। विअमोनेशन का मतलब विअमोनीकरण। दूसरी जो उपचय अपचय के अंदर होती है दूसरी घटना वो होती है विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, तो इन दोनों घटनाओं से द्वारा अपचय की क्रिया होती है, दोनों घटनाओं के द्वारा। ठीक है, इसमें तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रोटीन से अमोनिया का निष्कासन होता है, यानी एमिनो समूह का निष्कासन, और इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है विअमोनीकरण। तो विअमोनीकरण जो है प्रोटीन के उपचय के दौरान होने वाली घटना होती है। नेक्स्ट पहला क्या पढ़ना है? डीएमिनेशन पढ़ना है। डीएमिनेशन, डीएमिनेशन क्या है? प्रोटीन के अपचय के दौरान होने वाली घटना होती है जिसके दौरान एमिनो समूह का निष्कासन होता है, और इस एमिनो समूह का निष्कासन या डीएमिनेशन की प्रक्रिया भी दो स्टेप में होती है। एक तो होती है ऑक्सीकारी विअमोनीकरण, और दूसरा होता है अमीनांतरण। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, अमीनांतरण। तो ऑक्सीकारी विअमोनीकरण के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अमोनिया का निष्कासन होता है। तो पहला हमें पढ़ना है ऑक्सीकारी विअमोनीकरण। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रोटीन से अमोनिया का निष्कासन होना है। ठीक है, तो जो ऑक्सीकारी विअमोनीकरण की घटना होती है यकृत और वृक्क में संपन्न होती है। किसमें होती है? यकृत और वृक्क में संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप कीटो अम्लों का निर्माण होता है। तो किस तरह से होता है? देखिए, NH2CHCOOH, ये कोई अमीनो अम्ल है। जब इसका क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, तो क्या होगा? ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा और क्या बना लेगा? कीटो अम्ल बना लेगा, और किसका निष्कासन हो जाएगा? NH3 का निष्कासन हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में NH3 का निष्कासन हो जाएगा, और क्या बना लेगी? C डबल बॉन्ड O R C डबल OH। इस तरह की संरचना प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? कीटो अम्ल कहलाती है। चूंकि यह संपूर्ण घटना किसके अंतर्गत संपन्न होती है? यकृत और वृक्क के अंतर्गत संपन्न होती है, जिसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। चूंकि जब ऑक्सीकारी विअमोनीकरण होता है तो ऑक्सीकारी विअमोनीकरण के दौरान डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया होगी। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अमोनीकरण हो रहा है तो हाइड्रोजन कणु निकलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजनीकरण। तो जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था CH_NH2COOH। ठीक है, जब इसका हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करा रहे हैं? ऑक्सीकरण करा रहे हैं, तो ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में, ऑक्सीडेज। तो इससे क्या निकलेगा? हाइड्रोजन का अणु निकलेगा। उस हाइड्रोजन के अणु को FMN द्वारा ग्रहण किया जाएगा, यानी फ्लेविन संबद्ध फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से ग्रहण किया जाएगा, और फ्लेविन किसमें बदल जाएगी? FMNH2 में परिवर्तित हो जाएगी। FMNH2 में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ एक और घटना होती है कि जो जल होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये 1/2 O2 और H2O2 का संश्लेषण कर लेता है। O2 की उपस्थिति में H2O, H2O2 का संश्लेषण कर लेता है। ठीक है,
FMNH2 में परिवर्तित हो जाता है और किसका निर्माण हो जाता है, यहाँ पे इम्यूनो अम्ल का निर्माण होता है। सबसे पहले एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा। सबसे पहले अमीनो अम्ल समूह का निष्कासन नहीं हो रहा है, पहले किसका निष्कासन हो रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले इम्यूनो समूह बनेगा NH। इस तरह की व्यवस्था प्राप्त होगी। ये क्या कहलाएगी, इम्यूनो अम्ल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इम्यूनो अम्ल। और कैसा कहलाता है, अल्फा इम्यूनो अम्ल। ठीक है, आगे जब इस पर H2O की क्रिया कराई जाती है, यहाँ पे H2O क्रिया कर रहे हैं ना, H2O की क्रिया कराई जाती है तो इससे क्या निकल जाता है, NH3 निकल जाता है। NH3 बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, कीटो अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, कीटो अम्ल बन जाता है। ठीक है, इस तरह का कीटो अम्ल बन जाता है। ये कहलाता है ऑक्सीकारी विअमोनीकरण। ठीक है, यह संपूर्ण घटना जो होती है कहाँ पे संपन्न होती है, यकृत एवं वृक्क के अंतर्गत संपन्न होती है। इस दौरान तीन प्रकार के अमीनो अम्ल बनते हैं। जो ये अमीनो अम्ल बने ना, ये 3 प्रकार के बनते हैं। तो ग्लूकोजेनिक अमीनो अम्ल, जो ग्लूकोजेनिक अमीनो अम्ल होते हैं वे पायरुविक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं और पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण हो जाता है और एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाता है। दूसरे प्रकार के जो अमीनो अम्ल बनते हैं कीटोजेनिक अमीनो अम्ल। ठीक है, कीटोजेनिक अमीनो अम्ल वसा के समान ऑक्सीकृत होते हैं। और तीसरे प्रकार के बनते हैं ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक। इन दोनों प्रकार के बन सकते हैं। तो ये किस किस प्रकार के अमीनो एसिड से बनते हैं, जो एलानिन है, आर्जिनिन है, एस्पार्टिन है इत्यादि से ग्लूकोजेनिक अमीनो अम्ल बनते हैं। जबकि केवल एक ल्यूसीन जो होती है, ल्यूसीन अमीनो अम्ल है, उससे कीटोजेनिक अमीनो अम्ल बनता है। और दोनों प्रकार के आइसोल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलएलानिन और टायरोसिन प्रकार के अमीनो अम्ल से दोनों प्रकार के यानी ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों प्रकार के अमीनो अम्ल बनते हैं। दूसरा है, ये तो पहला हो गया ऑक्सीकारी विअमोनीकरण हो गया, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में विअमोनीकरण हो गया। दूसरा जो होता है अमीनांतरण होता है। दूसरा क्या होता है, अमीनांतरण। ये तो ए हो गया और दूसरा होता है अमीनांतरण। अमीनांतरण की उपस्थिति में क्या होता है कि जब कीटो अम्ल अमीनो अम्ल के साथ क्रिया करता है, जब कीटो अम्ल अमीनो अम्ल के साथ क्रिया करता है तो अमीनो अम्ल कीटो अम्ल में परिवर्तित होता है और कीटो अम्ल अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अमीनांतरण। यानी कि अमीनो समूह का स्थानांतरण एक समूह से दूसरे यौगिक पर होता है। अमीनो समूह का स्थानांतरण एक यौगिक से दूसरे यौगिक पर होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया अमीनांतरण कहलाती है, जो कि एंजाइम्स के द्वारा प्रेरित होती है। जो एंजाइम होता है वो ट्रांस एमिनेज कहलाता है। वो एंजाइम क्या कहलाता है, ट्रांस एमिनेज। और इस प्रक्रिया ट्रांस एमिनेशन कहलाती है, ट्रांस एमिनेशन, अमीनांतरण। इसके दौरान क्या होता है कि जो कीटो एसिड होता है, कीटो एसिड जब एमिनो एसिड से क्रिया करता है तो कीटो एसिड को किसमें बदल गया, एमिनो एसिड प्लस कीटो एसिड, यानी कि इनका क्या हो गया, तो अमीनांतरण हो गया। इसकी उपस्थिति में ट्रांस एमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, इस तरह से जो है ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण की घटना होती है। ऑक्सीकारी जो है अमोनीकरण की घटना होती है। दूसरा होता है बिकार्बोक्सिलीकरण। बिकार्बोक्सिलीकरण के दौरान जो होता है कार्बोहाइड्रेट से किसका संश्लेषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या है, अमीनो समूह प्रोटीन के साथ ही जुड़ा रहता है। यह उपापचय की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बिकार्बोक्सिलीकरण के दौरान कई प्रकार के महत्वपूर्ण पदार्थों का निर्माण होता है।
जैसे गामा एमिनो ब्यूटारिक अम्ल। जो गामा एमिनो ब्यूटारिक अम्ल होता है गावागन, यह गावागन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका संश्लेषण जो होता है ग्लूटामिक अम्ल से होता है। जब ग्लूटामिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण होता है तो ग्लूटामिक अम्ल से CO2 का निष्कासन हो जाता है और किसका निर्माण होता है, गामा एमिनो ब्यूटारिक अम्ल का, यानी गावा कण का निर्माण होता है। यह तंत्रिका तंत्रीय क्रियाओं को मंद करता है। इसी तरह से हिस्टिडीन से जब हिस्टिडीन का विकार्बोक्सिलीकरण होता है तो हिस्टिडीन से डोपामाइन का संश्लेषण होता है। डोपामाइन क्या है, मस्तिष्क में पाया जाता है। ये भी तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इस तरह से जो विकार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया होती है यह उपापचय की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।